नमस्कार दोस्तों, 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम चल रहा है और इस समय विज्ञान का हर एक सवाल बहुत ही कीमती है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं और आपके नंबर पक्के कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें क्योंकि एक भी प्रश्न मिस करना नुकसान कर सकता है। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, 9 फरवरी को आप लोग का साइंस का एग्जाम है, तो इसकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सीरीज आ गया है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अगर आप चैनल में नए हैं तो अपने सभी साथियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक जल्दी से चला जाए और आपकी परीक्षा की तैयारी आसानी से और अच्छे से हो सके। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? तो आपको इसका आंसर पता ही होगा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? तो ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? मतलब कि वाहन के जो साइड मिरर के रूप में होता है वो किस दर्पण का लगा होता है? अवतल, उत्तल, समतल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। वाहनों के जो साइड मिरर होता है वो किस दर्पण का लगा होता है? तो वो होता है उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है? अपवर्तनांक से भी आप लोग को कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा जिसमें से जल का अपवर्तनांक है। अभी यहाँ पे पूछा जा रहा है जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो आप लोग को पता होगा 1.33, है ना। और यही हीरा का अपवर्तनांक पूछा जाएगा तो इसका हो जाएगा 2.44, जो कि सबसे ज्यादा होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा हीरा का तो उसके लिए आप याद रखिएगा, एक जल का, हीरा का, और सबसे कम किसका होता है वो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तो 10 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखी गई है जिससे उसका 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना, ठीक है। उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? तो उसका आवर्धन क्या होगा? तो 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा होता है? तो आपको इसका आंसर पता ही होगा कि मानव में जो लेंस लगा होता है हमारे नेत्रों में वो उत्तल लेंस लगा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है वो नीले रंग का होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। एसआई मात्रक से आप लोग को 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो विभवांतर का हो, विद्युत धारा को हो, ओम का हो, तो प्रतिरोध का हो, है ना। अगला क्वेश्चन है, ए मीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो विद्युत धारा, है ना। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ए मीटर। और विद्युत धारा का अगर एसआई मात्रक बोलेगा तो उसका हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा? एम्पियर। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा, ठीक है। ओम को ऐसे हम लोग दर्शाते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि 3 ओम, देखिए यहाँ से एक न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, 3 ओम, 6 ओम एवं 9 ओम के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा, है ना। याद रखिए किस में जोड़ा जा रहा है? तो श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में आप लोग को पता होगा इस तरह से जोड़ा जाता है सबको, प्रतिरोधकों का दूसरा सिरा और प्रतिरोधकों का पहला सिरा, तो इस तरह से जोड़ा जाता है। तो ये मान लीजिए कितना ओम है, तो ये आपका जो है वो है 3 ओम, 6 ओम, 9 ओम। अच्छा, यहाँ पे 3 ही प्रतिरोधक दिया गया है। तो श्रेणी क्रम के लिए आप लोग को पता होगा R बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। तो सबको अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 3, 6, 9 और 9 18 ओम। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 18, है ना। 18 ओम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा 18 ओम। तो आप इसे सही कर लेंगे। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि पार्श्व क्रम में, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। लेकिन यहाँ पे हमारा बोला है श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम के लिए हम r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक क्षैतिज विद्युत तार में धारा की दिशा पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है। तार के ठीक नीचे स्थित कोई बिंदु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसमें आप लोग पढ़े होंगे कि दक्षिण से उत्तर की ओर होगी, ठीक है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, तो उसके अनुसार से क्या बोला गया था कि यदि अंगूठा जो है वो विद्युत धारा की दिशा में और शेष उंगलियों को मोड़ देना है, तो जो उंगलियां, मुड़ी हुई उंगलियां है वो हमारा किसको दिखाता है? तो मुड़ी हुई उंगलियां हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। ये कौन बताया था? तो मैक्सवेल के नियम के अनुसार से ये आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है,
गर्म करने पर दंड चुंबक है ना, गर्म करने पर दंड चुंबक का चुंबकत्व खत्म हो जाता है, बढ़ जाता है, घटता है, बढ़ता है या अचर रहता है। तो आपको इसका आंसर होगा कि खत्म हो जाता है। ठीक है। अगला, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा सभी, इनमें से सभी, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो तीनों होता है ना। अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी बताए थे आप लोग को कि याद रखिएगा, जब आप कभी भी कोयला जलाते होंगे तो कोयला जलाने में क्या होता है, पहला शुरू में वो जो है वो ठोस रहता है, मजबूत रहता है, लेकिन बाद में वो थोड़ा मुलायम हो जाता है, तो मतलब अवस्था बदल गया। शुरू में काले रंग का रहता है, उसके बाद फिर सफेद हो जाता है, तो मतलब रंग में बदलना, फिर उससे धुआं निकलता है, मतलब गैस का उत्सर्जन। तो इनमें से सभी हो गया। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, Fe2O3 2Al अभिक्रिया के बाद बन रहा है Al2O3 प्लस 2Fe, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद कीजिए, यहाँ पे आयनों के बीच जब आदान प्रदान होता है तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो वो कहलाती है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे आप देखिए कि आयनों के बीच आदान प्रदान हो रहा है ना, तो इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ये होगी हमारा विस्थापन अभिक्रिया। अगला है, किस रासायनिक यौगिक के बनने के कारण दीवारों में चमक आती है? तो दीवारों में चमक याद कीजिए कि कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 के कारण आती है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। ठीक है। अगला है, क्षारक जल में घुलकर क्या देता है? तो क्षारक जो है वो जल में घुल करके OH माइनस आयन देता है, और अगर यही अम्ल रहता तो अम्ल जल में घुल करके क्या देता? तो अम्ल जल में घुलकर H प्लस आयन देता है। ठीक है। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत तो आपको पता होगा कि सिरका। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सिरका है। उसके बाद फ्लोरीन क्या है? तो फ्लोरीन एक अधातु है, धातु है, मिश्रण है या उपधातु है? तो फ्लोरीन आप लोग को पता होगा, 9वां फ्लोरीन जो कि 9वां नंबर में आता है, तो ये एक अधातु है। ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 18 जो है, क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा अधातु गैसीय अवस्था में पाया जाता है? मतलब एक ऐसे अधातु का नाम बताना है जो गैस अवस्था में पाया जाएगा। ठीक है। तो वो है हाइड्रोजन। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र आपको पता ही होगा, CnH2n प्लस 2, और एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n। अगर एल्किन बोलेगा, एल्किन है ना, तो एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, और अगर एल्काइन का बात करेगा तो एल्काइन का क्या होता है? CnH2n माइनस 2। ठीक है। तो ये तीनों को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला हमारा क्वेश्चन है, नाइट्रोजन अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। इसको बांटते हैं तो 2 और 5, और बाहरी कक्षा में कितने होते हैं? 5 होते हैं, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन की इसकी आवश्यकता होती है। और इसको जब हम लोग पूरा करने के लिए फिर से एक नाइट्रोजन आता है, तो इसमें से भी कितना आता है? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से देखिए 1 2 3, तो कितने संयोजी आबंध बन गए यहाँ पे? 3, है ना। तो आप लोग को आंसर नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। कितने होगा? तो 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, OH पर कार्यात्मक समूह है, किसका है? तो कीटोन का, एल्कोहल का, एल्डिहाइड का, इनमें से कोई नहीं। तो एल्कोहल का, है ना। OH जो प्रकार्यात्मक समूह है वो किसका है? तो एल्कोहल का। निम्न में से कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? देखिए उत्सर्जी अंग कौन है? तो यहाँ पे वृक्क भी है, यकृत भी है, फेफड़ा भी है ना। एक उत्सर्जी अंग नहीं है, कौन है? वो है अग्नाशय। क्यों? क्योंकि अग्नाशय जो है मेरा एक ग्रंथि है ना। तो अग्नाशय एक उत्सर्जी अंग नहीं है, बल्कि ये एक ग्रंथि है। ठीक है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग को पता होगा कि मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं, मनुष्यों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? मतलब को फलों को जो है पकाने के लिए कौन सा हार्मोन है? तो पार्को में आप लोग को पता ही होगा, 5 या 6 हार्मोन आप लोग को पढ़ना था, ऑक्सिन, जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन, एसिटिलीन, है ना, और एक एथिलीन भी होता है। ठीक है। और एब्सिसिक अम्ल भी होता है। तो फलों को पकाने के लिए कौन होता है? तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन जिम्मेदार होता है। वहीं उसके लंबाई को बढ़ाने के लिए तो ऑक्सिन होता है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है फलों को पकाने के लिए एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, श्वास किस मस्तिष्क के हिस्से द्वारा नियंत्रित होती है? मतलब कि श्वसन जो है क्रिया है, श्वसन क्रिया वो मस्तिष्क के किस हिस्से के द्वारा नियंत्रित होती है? तो मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगाटा के द्वारा जो है वो श्वसन प्रक्रिया जो है वो नियंत्रित की जाती है। क्वेश्चन नंबर
26 है, वायरस संचारित रोग कौन है? तो सर्विक्स कार्सिनोमा, हर्पीस, इनमें एड्स या इनमें से सभी। तो आप लोग को पता ही होगा कि वायरस के कारण कौन सा रोग होता है, तो वायरस के कारण इनमें से सभी, मतलब कि सर्विक्स कार्सिनोमा भी होता है, हर्पीस भी होता है और एड्स भी होता है। ठीक है, अगला है अंडाणु निषेचित होता है, कहाँ पर होता है? योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में या फैलोपियन नलिका में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फैलोपियन नलिका। ठीक है, उसके बाद फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा कि मानव में अलिंगी गुणसूत्र की संख्या। देखो, लिंग गुणसूत्र अगर बोला जाता है, केवल लिंग गुणसूत्र, ऐसी गुणसूत्र की संख्या होती है मेरे 23 जोड़ा। ठीक है, हम सभी जितने भी मनुष्य है सब में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है अलिंगी गुणसूत्र, एक जोड़ा होता है हमारा लिंग गुणसूत्र और अलिंगी गुणसूत्र बोला गया है तो 22 जोड़ी है ना। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा, 22 जोड़ी। यहाँ पे अगर बोला जाता है लिंग गुणसूत्र तो एक जोड़ा, अगर केवल बोले जाएगा कि गुणसूत्र कितना होता है तो 23 जोड़ा, और अलिंगी गुणसूत्र कितना होता है तो वो होता है 22 जोड़ा। उसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र है? प्राकृतिक पारितंत्र खेत नहीं है, क्योंकि खेत को मनुष्यों के द्वारा है ना, बगीचा भी नहीं होगा, नदी। तो नदी जो है वो प्राकृतिक रूप से होता है, तो यहाँ पे प्राकृतिक पारितंत्र कौन होगा? नदी। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या आहार श्रृंखला। तो आपको पता होगा कि प्रोड्यूसर कहने का मतलब जितने भी चीजों का उत्पादक है ना, प्रोड्यूसर कौन कहलाते हैं? तो हरे पेड़ पौधे कहलाते हैं। तो ये था आपका 30 MCQ क्वेश्चन, जो कि फाइनल परीक्षा में काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा VVI क्वेश्चन है ये, है ना। आप इनकी तैयारी कर लेंगे, और अगर आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने सभी साथियों के साथ जो है वो इसे शेयर भी करें, ताकि आने वाले भी परीक्षा की तैयारी आप लोग का, आने वाले जितने भी सब्जेक्ट है सबका तैयारी अच्छे से हो सके।